नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टूडेंट डेस्क में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या मतलब फॉर्म भरने की डेट क्या क्या है, उसके नियम पुस्तिका को आज हम लोग जानेंगे कि उसके क्या क्या नियम है। तो एक एक करके मैं इन सभी चीज़ों को बताऊंगा, आप लोगों को आराम से देखिएगा, है ना। मैं पूरे नियम जो पुस्तिका है उन सभी को मैं ओपन करके रखा हूँ। धीरे 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 करके थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आराम से देखिएगा इसको, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023, है ना, ये है ना। अब परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, है ना। अब ये क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कब से है, 12/1/2023 से है, 27/6/2023 तक इसकी क्या चलेगी, डेट फॉर्म भरने की है ना। अब इसमें संशोधन कब तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 12/1/2023 से 1/2/2023 तक, मतलब 1 फरवरी 2023 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसका परीक्षा दिनांक कब है, 1 मार्च 2023 को है ना। ये तो भी शार्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद मैं पूरा नियम पुस्तिका पढ़ूंगा, है ना। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न, है ना। विभागीय शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग को 100 रुपये देना पड़ेगा। कुल मिलाकर टोटल 600 रुपये किसको, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, और आरक्षित विद्यार्थियों के लिए 350 रुपये क्या देना पड़ेगा, 350 रुपये क्या देना पड़ेगा आपको, परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो उसमें आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए है ना। अब इसके साथ साथ अब देखिए, 1 मार्च को जब पेपर होगा 2023 को, तो वो 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम और सेकंड शिफ्ट में, है ना। मतलब 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, प्रथम और सेकंड शिफ्ट में। तो आप लोगों को ये क्या नाम है, 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और 8:50 से 9 बजे के बीच में आपको क्या दे दिया जाएगा, पेपर दे दिया जाएगा, और 9 से 11:30 के बीच में 2.5 घंटे का पेपर होगा, है ना। अब ये चीज़ तो हो गई, शार्ट नोटिफिकेशन था ये, है ना। अब आज देखते हैं, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, आपको आधार कार्ड ले जाना है, मतलब कि होना चाहिए, है ना। और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, है ना, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। पहला कौन कौन सा क्या क्या ले जा सकते हैं, है ना। मूल फोटो पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है ना। अब एक बात समझिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उस समय आप जो चीज़ वहाँ वेरीफाइड करते हैं, जैसे वो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो चीज़ वहाँ वेरीफाइड करते हैं ना, वही चीज़ आप वहाँ लेके जाइएगा, है ना। ताकि आप कभी कभी आप देखते होंगे कि बायोमेट्रिक में आप लोगों का कभी थंब नहीं लेगा, कहीं कुछ नहीं लेगा, तो उससे फिर दिक्कत ना हो। तो जो चीज़ वहाँ रजिस्ट्रेशन में लगाए हैं वही चीज़ आप लेके जाएंगे। जैसे मैं आधार लगाए तो आधार, वोटर आईडी, है ना। अब इसके बाद है, अभ्यर्थी के पास अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक तो होगा ही, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, है ना। अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, इस सब भी नहीं ले जा सकते हैं, है ना। अभ्यर्थी के पास जब आप जाएं तब आपके पास बॉल पॉइंट पेन ब्लैक, और आपका आधार कार्ड, मतलब जो पहचान पत्र है, और आपका क्या, एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें के अलावा कोई चीज़, चौथी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में दे सकते हैं, है ना। अब आइए चलते हैं, ये तो चलो शार्ट नोटिफिकेशन हो गया, ये चीज़ें सब आप लोग पेपर देते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या से क्या चीज़ करना है। अब आइए एक एक करके नियम को पढ़ते हैं, है ना। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम जो है ना, जो विभाग के द्वारा नियम गया है, ये किस पद के लिए गया है, मतलब किस पद के लिए भर्ती हो रही है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, है ना। अब इसमें जो पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी का पद है, ये सेकंड ग्रेड का वो पोस्ट है ना। अब इसमें जो परीक्षा केंद्र है, हाँ, अब इसमें जो इसकी शैक्षिक आवर्ता है ना, जो शैक्षिक आवर्ता है, संबंधित विषय में
संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, है ना। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में है। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में मतलब जो संस्कृत का जो टीचर होगा बनने के लिए जो सोच रहा है, तो संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मतलब कि जो लोग संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं वो लोग संस्कृत से ही ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए, है ना। उसमें आचार्य की उपाधि होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ना। ज़्यादा पर कोई दिक्कत है नहीं। और इसकी अतिरिक्त बीएड का भी प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें हैं। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो विद्यार्थी भरे हैं तो उनके लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको परीक्षा में 50% लाओगे नंबर तभी आप पासिंग मार्क कहलाओगे, वरना नहीं कहलाओगे, है ना। जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको 60% लाना जरूरी है, तभी आप पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, है ना। अब ये देखो एक और बहुत अच्छी बात है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता, जो परीक्षा हो रहा है उसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 2018 में पेपर दिए हैं, पास हुए हैं, उनको दोबारा परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद वैध हैं, है ना। समझ गए। जब वैकेंसी आएगी तो उन लोगों को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, है ना। अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारे भर्ती होना है ना, तो एक बार अगर आपने पेपर दिए दोबारा देने की पेपर जरूरत नहीं है 2018 के बाद या 2018 में जिसने दिया है ना। अब इसके बाद क्या है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहम अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना, ये तो चलो ठीक है। ये हाँ, अब देखिए, अब इसमें जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 तक 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। 21 वर्ष की आयु क्या करनी होगी, पूर्ण हुई होगी, तभी वो फॉर्म भर सकता है ना। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी, है ना। ये चीज़ है। मिनिमम कितना, 21 साल आप लोग क्या किए हों, कंप्लीट किए हों। और जो अधिकतम जो वो है आयु है, विभागों द्वारा जो भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों में विभागीय, अब इस मतलब ये समझो कि मैक्सिमम आयु नहीं दी गई है ना। उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एमएससी किया हो, फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो, मैथ से किया हो, ये इस विषय के अनुसार आपको क्या हो जाएगी, पेपर होगा, है ना। अब बाद में आगे बताया जाए कि मतलब कि किस किस विषय में आपका क्या होगा, आपने बीएससी करना है कि नहीं करना, मतलब कि एमएससी किया है कि नहीं किया है ना। अब देखो, अब इसका जो परीक्षा का जो वेतन है, पदों का जो वेतन है, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो टीचरों को जो पेमेंट मिलेगी, न्यूनतम वेतन 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा विधि अवधि वेतन दे होगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर आपको 70%, सेकंड ईयर 80%, थर्ड ईयर 90% और चौथे ईयर आपको 100% सैलरी मिल दी जाएगी। ये जो नियम है ना। अब इसमें क्या है, ये किसका था, ये नियम था उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी ये विभागीय नियम था, है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का। अब आइए देखते हैं सेकंड जो नियम कानून जो बता रहा है ये, है ना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियमों निर्देश कि मतलब जो भी आपके द्वारा दिया गया है ना। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। फर्स्टली बात, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी, इसी में सबसे लोग ज़्यादा गलती करते हैं,
इसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें, है ना, ये चीज सही बोला है ना। अब देखो सेकंड क्या है, आवेदक द्वारा गलत जानकारी दे जाने की स्थिति में, अगर कोई आवेदक गलत जानकारी देता है उस स्थिति में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जा सकेगा, है ना। और शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पद का, शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पद की पात्रता परीक्षा हेतु विकल्प भरा जा सकेगा, है ना। अगर आपने कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि मास्टर डिग्री दो दो सब्जेक्ट में किए हों, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में, तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, है ना, कि भरा जा सकेगा। तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा अलग अलग देना होगा, है ना, जो शुल्क होगा अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे आप लोग दो फॉर्म भरे तो दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद परीक्षाओं की गोपनीयता शुचिता समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में कोई, हाँ, परीक्षाओं की गोपनीयता शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न पत्रों के विकल्प को चुनता है तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गए प्रश्न पत्रों के लिए संबंधित योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। मतलब कि अगर आपने दो पेपर भरे हैं, है ना, अगर आपने दो डिग्री मतलब कि दो बार दो सब्जेक्ट से एमएससी की है, तो आपको, जैसे मान केमिस्ट्री से की है, फिजिक्स की है, तो केमिस्ट्री से आपको पूर्ण तरीके से प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हाँ भाई हम इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, है ना। ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, है ना। किसी भी स्तर में अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से किया है। चलो ये हटाओ। हाँ देखो, अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों का परीक्षण जो आप लोग डॉक्यूमेंट जब वहाँ रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं उस चीज को बोल रहा है। अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों का परीक्षण या किसी भी तरह का सत्यापन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा, मतलब कि व्यापम के द्वारा सत्यापन नहीं किया जाएगा। यह पूर्णतः संबंधित विभाग द्वारा ही किया जा सकेगा। मतलब कि अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो क्या नाम है, बोर्ड व्यापम नहीं करता है, वो विभाग करेगा। ठीक, अभी आप लोगों ने लगा दिया, इसके बाद जब आप लोगों का काउंसलिंग होगी ना तब वहाँ फिर दिक्कत होगी। वो तो चलो अभी बोर्ड एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये चीजें हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग, संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा यथास्थिति नियुक्त करने के पूर्व शासन आदेशों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यदि बाद में पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश चयन निरस्त किया जा सकेगी। तो अब ये समझिए कि अगर कोई चीज अगर आपने गलत जानकारी दी है बोर्ड को या विभाग को, तो आपको पेपर परीक्षा क्या होगी, निरस्त करी जाएगी, चयन प्रक्रिया निरस्त करी जाएगी, है ना। आवेदक द्वारा ये चलो निरस्त तो बोल रहा है हर जगह। अब देखिए, अब परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, ठीक है। काला बॉल पॉइंट ये भी ठीक है। उपस्थित पत्रक एवं हस्ताक्षर एवं अनलिखित कार्य हेतु, हाँ ठीक है वो। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है। वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। ये सब चीजें आपको ले जाना, इनमें से कोई एक आप ले जा सकते हैं, है। और हाँ, आप देखिए जो पेपर होगा उसमें जो मूल्यांकन हो विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा। इसका मतलब निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, है ना। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब ये समझिए 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। समझ गए बात को, है ना।
हाँ, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो चलो इस नॉर्मलाइजेशन दे रहा है ना। अब ये बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, है ना, कि आप लोग क्या क्या दस्तावेज इसमें संलग्न कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप, मतलब कि देखो कलर फोटो, हस्ताक्षर और जो 4 लाइन लिखवाते हैं वो लोग आपको संलग्न करना पड़ेगा फर्स्ट। और सेकंड क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं या 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न कराना होगा, है ना। 10वीं 12वीं की अंक सूची इनमें से कोई एक, है ना, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मतलब एज को वो करने के लिए, है ना। अब जो बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणी, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र को भी स्कैन कराकर संलग्न कराना पड़ेगा, है ना। SC ST OBC के छात्रों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन के समय आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है ना। अब देखिए, अब MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आप आवेदन पत्र भर सकते हैं, है ना। आपके पास 2 विकल्प हैं, इंटरनेट कैफे के द्वारा कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं या स्वयं के कंप्यूटर के से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, है ना। डेबिट क्रेडिट, अब ये देखिए, तो चलो ठीक है, 150 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा टोटल, है ना। इसका जो परीक्षा शहर जो आप भरेंगे, तब एक साथ 4 परीक्षा शहर भर सकते हैं लगातार, है ना। जैसे मान लो कोई भरता है बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, लगातार 4 ही शहर भर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा शहर नहीं भर सकते हैं। है ना। अब देखिए पेपर से संबंधित क्या है ना, इसका जो परीक्षा की जो योजना है ना, परीक्षा पात्रता परीक्षा है 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, है, एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा केवल 2.5 घंटे की होगी, है ना, फर्स्ट जो नियम है। और तो पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, एक पेपर के 2 भाग होंगे, भाग ए, भाग आ, भाग ब, है ना। भाग आ के सभी के लिए अनिवार्य होगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अब देखो, पार्ट 1 में सभी के लिए अनिवार्य है, और पार्ट जो बी है वो उनके लिए है, जैसे मान आपने MSc किससे की है, फिजिक्स से की है, तो आप लोग फिजिक्स से फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए पार्ट भी वो क्या होगा, अनिवार्य होगा, है ना। किसी ने केमिस्ट्री से किया, केमिस्ट्री से अनिवार्य होगा। अब पार्ट ए में क्या क्या आएगा, पार्ट ए टोटल 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी 8 MCQ आएंगे 8 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 5 MCQ आएंगे 5 नंबर के, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 MCQ आएंगे 7 नंबर का आएगा। और शिक्षा शास्त्र ये 10 नंबर का MCQ रहेगा, 10 MCQ रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। टोटल मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, ये पार्ट ए में है ना, पार्ट 1 में है। अब इसके पार्ट बी में क्या होगा, 120 अंक का होगा, 120 + 30 150, है ना।
120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे हाँ चलो ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से विषय होंगे। पहले देखो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। इन 16 सब्जेक्ट होंगे। जो इन 16 सब्जेक्टों में से किसी एक में कोई अपना MS मास्टर डिग्री किया है वो फॉर्म भर सकता है। समझ गए मेरी बात को, है ना। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि शैक्षणिक योग्यता में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, है ना। ये चीजें हैं, है ना। पार्ट बी के आप लोग समझ में आ गया। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 अंक का, है ना। अब आइए देखते हैं इसका जो क्या है। हाँ, और एक और बात, जो आदमी फॉर्म भर रहा है, जो अभी मतलब कि फाइनल स्टेज में है ना, फाइनल उसमें है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर उसकी डिग्री, जब विभाग क्या करेगा कि भाई अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, हाँ भाई इतनी वैकेंसी है, जब उसकी डिग्री उससे पहले आ जाएगी, सिलेक्शन से पहले, तब वो चीज़ें मान्य रहेगी, है ना। वो भी भर सकता है, लास्ट फाइनल ईयर वाला भी। अब आइए देखते हैं इसके क्या कौन कौन सी हाँ देखिए। अब इसमें जो जैसे गणित से मैंने मान लो कि MSc किया है, और भी बहुत सारे गणित से, जैसे मैथ वाले, मतलब इंजीनियरिंग वाले भी गणित से मैथ पढ़ते हैं, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से, जैसे गणित में है तो उसके एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से, विषय कौन कौन से होंगे, है ना। जैसे मान लो गणित है ना। ये देखिए गणित में मुख्य विषय कौन सी है, गणित है, तो उसकी जो सह विषय है, मतलब कि इसमें अगर कोई भी क्या किया हो, मास्टर डिग्री किया हो, वो भी फॉर्म भर सकता है ना। व्यवहारिक गणित मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स से जिसने MSc किया हो या मास्टर डिग्री किया हो वो भर सकता है। स्टैटिक्स जिसने किया वो भी भर सकता है। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स जो किया है वो भी भर सकता है। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स किया है वो भी भर सकता है। इंजीनियरिंग मैथ्स जिसने किया है वो भी भर सकता है। मैथमेटिकल साइंस वो भी भर सकता है। प्योर मैथमेटिक्स वो भी भर सकता है। ऑपरेशन रिसर्च ये भी भर सकता है। ये किसके लिए, मैथ्स के लिए है ना। इन सब्जेक्टों में अगर आपने MSc किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। अब इसी तरीके से रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का जो है ना, मेन सब्जेक्ट क्या होगा, केमिस्ट्री हो गई, है ना। अब इसके बाद बायो केमिस्ट्री जिसने किसी ने मास्टर डिग्री किया वो भर सकता है। और अप्लाइड बायो केमिस्ट्री और व्यवहारिक रसायन शास्त्र, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ना अप्लाइड बायो केमिस्ट्री अलग है और अप्लाइड केमिस्ट्री अलग है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अलग, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पैरासूटिकल केमिस्ट्री ये भी भर सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल मेथड, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल मेथड, है ना। हाँ, कमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, MICA, क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इससे भी अगर आपने MSc मास्टर डिग्री किया है तो भी पढ़ सकते हैं। केमिकल साइंस, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इससे भी अगर आपने क्या किया है, मास्टर डिग्री किया है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से जीव विज्ञान, बायोलॉजी से, है ना। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, या प्लांट फिजियोलॉजी हो, और एग्रीकल्चर बॉटनी हो, और लाइफ साइंस हो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो, और फिशरीज हो, बायो साइंस हो, बायो केमिस्ट्री हो, बायो फिजिक्स हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, एक्वाकल्चर हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस हो, फॉरेस्ट्री हो, जेनेटिक्स हो, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, सेल साइंस, सेल साइंस हो, जीनोमिक्स हो, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो, लिमिनोलॉजी हो, और इटिमोलॉजी हो, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो, और जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, और बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बायोमेडिकल जेनेटिक्स हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो, प्लांट साइंस हो, एनिमल साइंस हो। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर डिग्री की है तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में देखते हैं, है ना।
इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने क्या किया हो, फिजिक्स मास्टर डिग्री किया हो, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मटेरियल साइंस और मोलिकुलर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नैनो फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी, है ना। इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ईसी मतलब ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है ना, ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म, है ना। और एग्रीकल्चर वालों के लिए जब जो आए, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सोयल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट क्रॉप साइकोलॉजी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सभी सब्जेक्टों को इसमें डाल दिया गया है, बस एग्रीकल्चर जुड़ा होना चाहिए, बस हो गया है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ निमेटोलॉजी भी है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर फिजिक्स भी है और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आप सब सरल हिंदी वालों के लिए है ना, हिंदी साहित्य, इसमें भाषा विज्ञान होना चाहिए, लिंग्विस्टिक होना चाहिए और अनुवाद विज्ञान, ट्रांसलेशन साइंस में और संस्कृत में भी अगर आपने किया है तो ये चीज़ भर सकते हैं हिंदी साहित्य में, है ना। और संस्कृत साहित्य के लिए क्या होगा, हाँ, संस्कृत साहित्य के लिए योग संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान होगा। जो योग होगा संस्कृत साहित्य के लिए, योग जो होगा क्या होगा, संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान्य होगा, है ना। अब इसको राजनीति, पॉलिटिकल साइंस वाले कौन से, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, राजनीतिक अर्थनीति, जनसंख्या विज्ञान, इन सब में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप भर सकते हैं। जियोग्राफी अगर आपने लिया है तो समुद्र विज्ञान, मेट्रोलॉजी, मेटेरियोलॉजी और पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, इन सब में अगर आपने क्या किया है, पढ़ाई की है तो आप भर सकते हैं भूगोल में भी। और इसी के साथ साथ इतिहास में जो होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिट हिस्ट्री और कल्चर स्टडीज, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, है ना। और अगर आपने किया है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और समाज शास्त्र में सोशल वर्क और मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना, मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, है ना, पता नहीं हमको भाई, ये भी हमको सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये भी होना चाहिए। गृह विज्ञान और होम साइंस जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ होम साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड और न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड एपीरियल साइंस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजाइन एप्लीकेशन, डाइट्स एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इन सब में अगर आपने डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, तब आप भर सकते हैं क्या, उसमें गृह विज्ञान के नाम पे, होम साइंस के नाम पे। और इसी के साथ जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो अकाउंटिंग कॉमर्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंस अकाउंटिंग हो गई, एमए कॉमर्स हो गया, अकाउंट कॉम मैनेजमेंट हो गया, एमकॉम अकाउंट हो गया, एमकॉम मैनेजमेंट हो गया, और एमबीए अकाउंट एंड फाइनेंस हो गया, और अकाउंटेंसी हो गया, मास्टर फास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस किसी ने किया है वो भी भर सकते हैं कॉमर्स के थ्रू, है ना। और इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन किसी सब्जेक्ट में अगर आपने किया है तो भर सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य में कोई सह विषय नहीं है, अंग्रेजी साहित्य में कोई सह विषय नहीं है, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। अंग्रेजी कोई सह विषय नहीं है। इसी तरीके से उर्दू से अगर कोई टीचर बनना चाहता है उसके लिए भी कोई सह विषय नहीं है, उर्दू ही होनी चाहिए आपकी। इतनी चीज़ें हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा, देखिए अब इसमें नोट दिया है,
अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक व्यवहारिक अनुप्रयुक्त होता है, अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे ही मान्य होंगे, है ना। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से सह विषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्ट का जुड़ा हो को भी मान्य किया जाएगा। जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, जैसे जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। एक बात अब ये रहा, तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ दिया है, बता दिया है आप लोगों को क्या से क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोग जब फॉर्म भरने जाएं तो एक बार पूर्ण तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लें, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो समझदार खुद हैं, तभी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।